हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। देखिए, आज की वीडियो का टॉपिक है राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अगर बात करें केमिस्ट्री में तो चैप्टर फर्स्ट हमारा जो सॉल्यूशन बिलियन चल रहा है उसमें एक काफ़ी मोस्ट टॉपिक है जिसे बोलते हैं राउल्ट का नियम। तो राउल्ट नाम के एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना एक नियम दिया है और जो काफ़ी मोस्ट है, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन से आराम से देख सकते हैं लास्ट वीडियो को, यानी कि बिलियन बताया था, बिलियन के प्रकार बताए गए थे, सांद्रताएं बताई गई थी, हेनरी का नियम बताया गया है। ठीक है, यानी कि जो मोस्ट टॉपिक है और पूरे टॉपिक एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में डाले गए हैं। तो जरूर देखें वीडियो को। और बात करते हैं राउल्ट के नियम की। तो राउल्ट नाम के एक वैज्ञानिक है, ठीक है, ध्यान से समझना उस बात को। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो है बिलियन से संबंधित, बिलियन के प्रेशर से संबंधित नियम दिया है जिसे बोला जाता है राउल्ट का नियम। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एक तो नियम दिया इन्होंने द्रव बिलियन के लिए, द्रव बिलियन के लिए, ध्यान से समझना है बस बात को। और एक नियम आया इनका ठोस द्रव बिलियन के लिए। ठीक है, यानी कि जो राउल्ट नाम के एक वैज्ञानिक है, इन्होंने जो नियम दिया है बिलियन से संबंधित, बिलियन के प्रेशर से संबंधित, तो वो एक तो दिया है द्रव बिलियन के लिए और एक दिया है हमारा ठोस द्रव बिलियन के लिए। अब देखिए क्या चीज है, ये बहुत आसान सी बातें हैं, कुछ भारी नहीं है, बस समझते रहो ध्यान से। अगर बात करें द्रव बिलियन के लिए तो इन्होंने क्या बताया कि मान लिया कोई एक बिलियन है या मिश्रण है, ठीक है, और इसमें मान लिया ABC तीन तरह के विलेय पदार्थ मिले हुए हैं। ध्यान से समझना है बस, बाकी कुछ है नहीं इसमें, कि ABC नाम के तीन द्रव हैं, सही है, कि माना A, B और C तीन द्रवों से मिलकर बना मिश्रण या विलयन है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो बात को। यहां पर क्या हुआ कि इस विलयन के अंदर तीन घटक हो गए हैं, एक A नाम का है और एक B नाम का है और एक C नाम का है। क्लियर है इतनी बात? तो राउल्ट बताते हैं कि अगर दो या दो से अधिक, ये नियम की बात चल रही है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाकर एक मिश्रण बना दिया जाए तो जो मिश्रण का वाष्प दाब है, ठीक है, निश्चित ताप पर ये चीजें चलती हैं, तो जो विलयन का हमारा प्रेशर है, वाष्प दाब है, वो अवयवी घटकों, यानी कि ये वाले जो अवयवी घटक हैं, ठीक, अवयवी घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होता है। ठीक, और भी होंगे तो और भी हम जोड़ सकते हैं इसमें। ये आया आपका राउल्ट का नियम, बहुत आसान सा है। ठीक है, जैसे मैं बताता हूं वैसे ही आपको लिखना है बस। राउल्ट नाम के एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार, डैश लगा देना है, अच्छे से हेडिंग डालना है, राउल्ट का नियम। ठीक, अब यहाँ पर जो दो कंडीशनें दिख रही हैं इसमें परेशान नहीं होना। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि द्रव बिलियन के लिए राउल्ट का नियम लिखिए तो इसे लिखना है, और कहता है ठोस द्रव बिलियन के लिए राउल्ट का नियम लिखिए तो इधर का लिखना है। अगर वो कहता है नॉर्मल सी बात कि राउल्ट का नियम लिखिए तो आप इसे भी लिख सकते हो या इसे भी लिख सकते हो, कोई सा एक लिख देना है, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। ठीक है, अब अगर बात करें द्रव बिलियन के लिए तो द्रव बिलियन में क्या होता है कि मान लिया एक बिलियन है, तो बिलियन है तो सीधी सी बात है उसमें विलेय भी होगा और विलायक भी होगा। क्लियर? तो और हो सकता है विलेय जो है वो एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, यानी कि एक से अधिक हो सकते हैं। तो मान लिया हमने यहाँ पर ABC तीन हमारे पास विलेय हैं जो आपस में मिलकर एक विलयन बना रहे हैं। सही है? क्लियर है इतनी बात? तो जो हमारे विलेय पदार्थ हैं ABC, उनका जो आंशिक वाष्प दाब है, क्लियर है, उनका जो आंशिक वाष्प दाब है P', 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 अगर सारे वाष्प दाबों को जोड़ दें तो पूरे विलयन का वाष्प दाब आ जाएगा। ये नियम है। ठीक है, तो आपको हेडिंग डालना है बढ़िया से राउल्ट का नियम और लिखना है द्रव बिलियन के लिए, और लिखना है इसमें अच्छे से इन्वर्टेड कोमे लगाकर कि निश्चित ताप पर दो या दो से अधिक पदार्थों से बने मिश्रण का वाष्प दाब, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने मिश्रण या विलयन का
वाष्प दाब उन अवयवी घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होता है, इन्वर्टेड कोमे बंद। ठीक है, इतना सा लिखना है आपको। फिर उसके बाद ये आपको इधर थोड़ा सा समझने के लिए बना लेना है कि कोई विलयन है, ठीक, जिसमें ए बी सी 3 अवयवी घटक हैं, कि माना ए बी सी 3 द्रवों से मिलकर बना कोई मिश्रण है अवयवी घटकों से मिलकर, तो वाष्प दाब कितना हो जाएगा, तो विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा P इक्वल टू P डैश A प्लस P डैश B प्लस P डैश C। क्लियर है बात। अगर बात करी जाए, आगे बढ़ाया जाए थोड़ा सा, तो P डैश A कितना होता है, ये होता है P नोट A और मोल प्रभाज, यानी जो A है, A जो अवयवी घटक है इसका मोल प्रभाज, प्लस P नोट B, यानी कि ये क्या है, इनके वाष्प दाब है, ये आंशिक वाष्प दाब थे, ये सामान्य स्थिति में वाष्प दाब है, और साथ में क्या है, इनके मोल प्रभाज है या मोल अंश बोल देते हैं इन्हें, वो है। क्लियर, ये हो गया आपका राउल्ट का नियम। इतना सा नियम है बस। द्रव द्रव विलयन की अगर बात करते हैं तो द्रव द्रव विलयन के लिए इतना सा नियम जो राउल्ट ने बताया है, सही है। एक बार दोबारा अच्छे से नोट करो, वीडियो को पॉज कर लेना या स्क्रीनशॉट वगैरह लेना, और बहुत मोस्ट है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है राउल्ट का नियम। तो इन्होंने क्या बताया कि 2 या 2 से अधिक द्रवों से मिलकर बने मिश्रण का निश्चित ताप पर वाष्प दाब अवयवी घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होता है। सही है, आसान है, कुछ भारी नहीं है, कि 2 या 2 से अधिक जितने भी विलय मिलाए गए हैं उन सबके आंशिक वाष्प दाबों को जोड़ लो, पूरे विलयन का वाष्प दाब आ जाएगा। ये राउल्ट ने बताया है। क्लियर, खत्म हो गया। द्रव द्रव विलयन के लिए इतनी सी बात इन्होंने बताई है, बहुत आसान सी बात है। अगर अब आ जाए बात ठोस द्रव विलयन के लिए, अब ये क्या चीज है भाई, इधर देखिए, इसे भी समझिए। इसमें यह है कि भाई ठोस द्रव विलयन, यानी कि द्रव भी है और ठोस भी है। तो मान लिया ये हमारा विलायक जो है, हमारा जो विलायक है वो द्रव अवस्था में है, और जो इसमें विलय मिलाया गया है, जो इसमें विलय है वो ठोस अवस्था में है। ठीक है, अबाष्पशील ठोस मिलाया गया है कोई, मान लिया। तो एक नॉर्मल सी बात समझनी है आपको। जैसे मान लिया एक व्यवहारिक तौर पर एग्जाम्पल दिया जाए, तो आप चाय बना रहे हैं। क्लियर, तो जो पानी है, जब पानी रख के गर्म किया जाएगा तो वो भदकने लगेगा, उबलने लगेगा, और जैसे उसमें चाय पत्ती डाली जाएगी थोड़ी सी, तो उसमें कुछ समय के लिए अगर टेम्परेचर फिक्स है तो वो शांत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका जो उबलना है वो क्या हो जाएगा, कुछ सेकंडों के लिए रुक जाएगा, और जिसमें क्या हो जाएगी, वाष्प दाब में कमी हो जाएगी। तो उससे संबंधित नियम बताया है यहाँ पर, ठोस द्रव विलयन से संबंधित। तो ध्यान रखना है आपको, अगर ऐसी स्थिति बनती है, मान लिया कि द्रव आपका उबल रहा है, भदक रहा है, यानी कि उसके अंदर प्रेशर बन रहा है बढ़िया करके, समझ लो बस बात को। ठीक है, व्यवहारिक तौर पर चीज़ों को लिंक करना सीखना है बस आपको। ठीक है, चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो क्या होगा कि जैसे पानी उबल गया है, चाय बन रही है, बनने के लिए पानी उबलने रखा तुमने, और पानी भदक रहा है बढ़िया करके। ठीक, टेम्परेचर फिक्स है 100 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया। ठीक है, जैसे इंडक्शन वगैरह पर रख दिया है तुमने उस पानी को, तो वो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा था, यानी प्रेशर उसमें अच्छा खासा बन रहा था। और जैसे तुमने उसमें कोई अबाष्पशील विलय डाला, चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, अदरक डाला, तो क्या हुआ, कुछ सेकंड के लिए अब उसमें जो वो भदकनापन था वो शांत हो जाएगा। ठीक है, यानी वाष्प दाब में क्या हो गई, कमी हो गई। ये हो गया वाष्प दाब में अवनमन। तो क्लियर है, ध्यान रखना, विलायक का वाष्प दाब हमेशा ज्यादा होता है, और जो विलयन का वाष्प दाब है हमेशा कम होता है निश्चित ताप पर। ठीक है, अगर निश्चित ताप की बात करें तो जो विलायक का प्रेशर होता है वो हमेशा मैक्सिमम होता है, और पूरे विलयन का जो प्रेशर होता है वो न्यूनतम होता है, यानी कि विलायक की अपेक्षा कम होता है। ध्यान रखनी है बात। ठीक है, ऐसे यहाँ हुआ कि जब हमने कोई विलय इस विलायक में डाला तो वाष्प दाब में क्या हुई, कमी हुई, प्रेशर में कमी हुई। टेम्परेचर फिक्स की बात चलती है सब ये। क्लियर है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वही चाय तो बना के पिलानी है, तो उबाल तो आएगा उसमें। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा वाष्प दाब बढ़ाने के लिए। ठीक, निश्चित ताप पर वाष्प दाब विलयन का कम हो ही जाएगा विलायक की अपेक्षा। तो अब क्या करना है, तो राउल्ट बताते हैं कि अगर किसी अबाष्पशील ठोस को हम विलायक में, द्रव में मिला दें, तो वाष्प दाब में क्या हो जाता है, आपेक्षिक अवनमन हो जाता है। ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन
और ये किसके बराबर होता है? बाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलय के मोल अंश के बराबर होता है। विलय का मोल अंश या मोल प्रभाष, ठीक है, एक ही बात है। अगर बात करें बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता कितना है, तो ये होता है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू विलय के मोल अंश होते हैं क्या, कि विलय के मोल अपॉन टोटल बिलियन के मोल। क्लियर है? मोल अंश में बात हुई थी इस टॉपिक की, मोल अंश की, वहां से आप समझ सकते हो, ठीक है। मोल अंश सांद्रताओं वाला में बताया गया था इसे। तो अब देखिए ये क्या है, पी नोट, पी नोट है, जहां पी नोट क्या है, जहां पी नोट है हमारा विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, ठीक। और जो हमारा पी एस है ये हमारा किसका है, बिलियन का वाष्प दाब है, ये है बिलियन का वाष्प दाब, ठीक। और एन क्या है, विलय के मोल हैं, और कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोल हैं। तो ज़्यादा भारी है नहीं, याद रखना है आपको, मोस्ट है अच्छे खासे, यहाँ से तो सवाल बन रहे हैं आजकल, ठीक है, एग्जाम में काफ़ी पूछे जा रहे हैं यहाँ से और यहाँ से भी, दोनों तरह से वो पूछ सकता है घुमा फिरा कर। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, अगर ठोस द्रव विलयन के लिए राउल्ट की बात करी जाए तो इन्होंने एक नियम दिया, उसमें बताया कि बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है, बहुत आसान सा इन्होंने नियम दिया है और उस नियम में बताया है कि बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है, ठीक है। जो विलय डाला गया उसकी वजह से हुई बाष्प दाब में कमी, यानी कि बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बना, और वो किसके बराबर हो गया, विलय के मोल अंश के बराबर होता है, ठीक। तो आपको हेडिंग डालना है, ठोस द्रव विलयन के लिए डैश लगा देना है और लिखना है इस नियम के अनुसार, नई लाइन से इनवर्टेड को में लगाकर लिखना है बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कोमा विलय के मोल अंश के बराबर होता है। बस नियम खत्म, सही है, ज्यादा भारी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो राउल्ट ने ऐसा बताया हो कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा। ध्यान रखना है, इन्होंने द्रव को द्रव में मिलाया तो प्रेशर के बारे में बताया है, और जब द्रव में ठोस को डाल दिया जाए तो इन्होंने प्रेशर को बताया है। अगर गैस की बात करी जाए तो वो डाल्टन ने बताया, फिर राउल्ट ने नहीं बताया है, ठीक है। गैस के अंदर गैस मिली हुई है और तो प्रेशर की बात की जा रही है, नियम सेम है, ठीक है, कि जो पूरे बिलियन का प्रेशर होगा वो गैस के अवयवी घटकों के आंशिक दाबों के बराबर होगा, लेकिन वो डाल्टन ने बताया है, राउल्ट ने नहीं बताया है, ठीक है। राउल्ट ने बस द्रव के लिए और ठोस द्रव के लिए बताया है, सही है, ध्यान रखनी है बात अच्छे से। इन्होंने कहा कि अगर दो या दो से अधिक द्रवों को आपस में मिला दें तो जो बिलियन बनकर तैयार हो जाएगा, उस पूरे बिलियन का जो बाष्प दाब होगा वो अवयवी घटकों के आंशिक बाष्प दाबों के योगफल के बराबर होता है, ठीक। और दूसरे कंडीशन में ये बताते हैं कि अगर किसी ठोस को द्रव में मिला दिया जाए, किसी ठोस को द्रव में मिला दिया जाए तो बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है, जिसका मान विलय के मोल अंश के बराबर होता है। क्लियर, ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना इसे, जैसे जैसे मैंने बताया बिल्कुल अच्छे से वैसे ही नोट कर लेना है। और फिर बात आती है राउल्ट के नियम की सीमाओं के बारे में, सही है, फिर बात आती है राउल्ट के नियम की सीमाएं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है तो वो पूछता है कि राउल्ट के नियम से आप क्या समझते हैं, सीमाओं सहित लिखिए, ठीक है। तो पहली सीमा क्या आती है कि यह केवल आदर्श विलयनों पर लागू होता है, यह केवल आदर्श विलयनों पर लागू होता है, ठीक। ये क्या है भाई, आदर्श विलयन, आदर्श विलयन क्या है, जो सामान्य ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो हमारे आदर्श विलयन होते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया दो या दो से अधिक विलायकों को आपस में मिलाया तो पूरा बिलियन बनकर तैयार हुआ, तो बिलियन के आयतन में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कि जितने विलय थे, जैसे मान लिया 5 ग्राम ये मिलाया, 2 ग्राम ये मिलाया, तो 5 2 7, पूरा बिलियन भी 7 ग्राम का ही है, ठीक है। आयतन में अंतर अगर 0 है, डेल्टा V इक्वल टू 0 है तो आदर्श विलयन है। ऐसी ना तो ऊष्मा में कुछ क्षति होनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, ऊर्जा में कोई परिवर्तन, और ऐसे ही ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि डेल्टा H इक्वल टू 0 होना चाहिए, ना तो ऊष्मा उत्सर्जित हो ना ऊष्मा अवशोषित हो, ठीक। और आदर्श विलयन क्या हो सकते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन होते हैं। क्लियर है, तो पहली कंडीशन है कि यह राउल्ट के नियम जो काम करेगा केवल आदर्श विलयनों पर ही लागू होगा, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है इनकी, दूसरी कंडीशन यह है कि विलय विलायक से, यानी कि जब विलय को विलायक में मिलाया जाए तो विलय विलायक से या
विलायक विलायक से या विलायक विलायक से क्रिया न कर ले, क्रिया न करे। ठीक है, दूसरी कंडीशन है, ये लिख लेना है आपको अच्छे से। 3 सीमाएं हैं इसकी कि यह केवल आदर्श विलयनों पर लागू होता है, नंबर 1। नंबर 2, यह उन विलयनों पर लागू नहीं होता जिसमें विलय विलायक से या विलायक विलायक आपस में क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि यह नियम उन विलयनों पर भी लागू नहीं होता है, ये लिखना है आपको। जैसे मैं बोल रहा हूं कि यह नियम उन विलयनों पर लागू नहीं होता जहां विलय विलायक से, जैसे विलय इसमें डाला, पता चला क्रिया कर ली, रिएक्शन हो गया, कुछ बन गया, तो वहां ये काम नहीं करेगा। ठीक है, या फिर विलायक विलायक की 2 विलायक आपस में मिलाए और वो आपस में क्रिया कर गए, तो ऐसी जगह ये काम नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अच्छे से नोट कर लेना इन दोनों को, कि यह केवल आदर्श विलयनों पर लागू होता है। नंबर 2, विलय यह उन विलयनों पर लागू नहीं होता जहां विलय विलायक से या विलायक विलायक आपस में क्रिया कर लेते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि यह उन विलय पदार्थों पर भी लागू नहीं होता या उन विलयनों पर भी लागू नहीं होता जहां विलय का संगुणन या वियोजन हो जाए। कि पता चला कि किसी विलायक में हमने विलय पदार्थ को डाला और जैसे विलय को डाला तो विलय का उसका वियोजन हो गया, विलय टूट गया। ठीक है, आयनन हो गया उसका, ऐसा नहीं होना चाहिए। या संगुणन, ठीक है, संगुणन मतलब संकुचित हो जाना, कि विलय का आयनन या संगुणन नहीं होना चाहिए। या ये लिखना है नंबर 3 डालकर कि यह उन विलयनों पर भी लागू नहीं होता जहां विलय का आयनन या संगुणन हो जाता है। ठीक है, यानी कि विलय का संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? 3 पॉइंट है, तीनों आपको ये ध्यान रखने हैं। पहली कंडीशन क्या है कि यह आदर्श विलयनों पर लागू होता है। दूसरा कि यह उन विलयनों पर लागू नहीं होता जहां विलय विलायक से या विलायक विलायक ही आपस में क्रिया कर लेते हैं। तीसरा, यह उन विलयनों के लिए भी लागू नहीं होता जहां विलय का आयनन या संगुणन हो जाए। ठीक, ये हैं तुम्हारे राउल्ट के नियम की सीमाएं। बस इतना बताया गया है राउल्ट के नियम में, सही है। और यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, विलयन का, कि राउल्ट के नियम से आप क्या समझते हैं तथा इसकी सीमाएं लिखिए। अब आपको ध्यान रखना है लिखना कैसे है। 2 नंबर में आ जाए, मान ले कि राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, इसकी सीमाएं लिखिए, तो या तो ये लिख दो या ये लिख दो, नोट मैटर। ठीक है, अपनी इच्छा से लिख सकते हो। लेकिन अगर वो कह दे द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम लिखिए, तो ये लिखना है। ठीक है, वो कह दे ठोस द्रव के लिए राउल्ट का नियम लिखिए, तो ये लिखना है। और दोनों आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। बस ध्यान रखना है क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक द्रवों को अगर मिला दिया जाए तो पूरे विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो अवयवी घटकों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है। ठीक, इधर क्या बताया गया कि जब किसी ठोस को द्रव में मिला दिया जाए तो वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलय के मोल अंश के बराबर होता है। बहुत आसान है। ठीक, और सीमाओं की बात करें तो यह केवल आदर्श विलयनों पर लागू होता है और यह वहां लागू नहीं होता जहां विलय विलायक से और विलायक विलायक आपस में क्रिया कर बैठते हैं या कर लेते हैं। ठीक है, और यह उन पर भी लागू नहीं होता जहां विलय का आयनन या संगुणन हो जाता है। ठीक, तो अच्छे से नोट कर लेना है, अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।